नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब हम जानेंगे कि ये क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उन्नीस सौ नौ ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, जो लॉर्ड मार्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और 15 सदस्य मनोनीत होते थे। 27 होगा आपके निर्वाचित और 15 होगा आपके मनोनीत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। किसका? अगर कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पर कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख देंगे 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता थी। और यहां पर एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसको कहा जाता है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। पहली बार किसी भारतीय को यह मौका दिया गया था कि वह वायसराय और गवर्नर की जो कार्यपरिषद है उसके साथ एसोसिएशन बनाने का जो है बना सकता है। इसके बाद इसके द्वारा, ये किसके लिखा हुआ है यहाँ पे, किसके नहीं है, इसके है। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये आपका अभी तक हम पढ़ रहे थे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके आगे हम बढ़ते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। जानते हैं क्या है? इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन प्रणाली। अभी आप सोच रहे होंगे क्या द्वैध शासन प्रणाली तो पहले भी की गई थी, ये कब की गई थी? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन प्रणाली पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें आपके जो है द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। और हम आपको आगे बता दें, इसी के साथ जब आपकी 1858 के अधिनियम को हमने बताया था, आपके 1858 के अधिनियम को, एक मिनट यहाँ पे ज़्यादा मकड़जाल बन गया है, मैं दोबारा से लिखता हूँ। 1858 का जो हमने आपको अधिनियम बताया था, उस अधिनियम के तहत ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर एक बार 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत एक बार फिर से इस प्रणाली को प्रारंभ कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली। और द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, जिसका जो है प्रथम सदन जो था राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा, दोनों स्थापित की गई थी। ठीक है, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। और हम आपको आगे बता दें कि इन दोनों को मिला करके 104 निर्वाचित सदस्य होते थे, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते थे, और 41 सदस्य ऐसे होते थे जिनका मनोनयन किया जाता था, जिनको मनोनीत किया जाता था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया, जो प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। ठीक है, जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके संदर्भ में क्या था कि प्रत्यक्ष चुनाव से सदस्यों को चुनाव हो। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव हो। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यहाँ पर आप एक लाइन ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे 1919 यानी कि 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार औरतों को यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाएं भी इसमें जो है भागीदारी कर सकती थी, वोट डाल सकती थी, प्रत्यक्ष चुनाव का हिस्सा बन सकती थी। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1927 में साइमन आयोग आया था, भारत आया था भाई, 1927 में भारत में आया था साइमन कमीशन। उसके बाद आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। एक बार फिर से इस लाइन को समझ लेना कि आरक्षित विषयों का प्रशासन, ठीक है, क्या क्या बता रहा है आपके लिए कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ये आज का था 1919 भारत सरकार अधिनियम, और अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला वीडियो हमारा इसी अधिनियम पर आने वाला है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।